जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का पुनः आपका स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, क्लास नंबर 7th है और आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्लास करेंगे हम लोग 2 पार्ट में। आज आपको 25-30 क्वेश्चन करवाऊंगा विथ फैक्ट के साथ, और इसके बाद जो है एक क्लास फिर हम लोग लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। मतलब वही हम लोग क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आइए, मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे और जो है अधिक से अधिक साथियों से मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए, क्योंकि आपको जो है 1-2 मंथ जाने में टाइम नहीं लगता। पर्टिकुलर आप सभी लोग जानते हैं और मैं आकाश पुनः आपके समक्ष जुड़ चुका हूँ। तो चलिए देखिए, आज का स्क्रीन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है कि जब एटीपी का निर्माण एडीपी में होता है तो क्या उत्पन्न होता है। बात करें एटीपी क्या होता है, तो एटीनिन ट्राइफॉस्फेट होता है यह। ठीक है साथियों, नोट करना एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। और एडीबी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बात करें, हार्मोन्स होगा, एनर्जी होगा, या फिर एंजाइम होगा, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो बात करें राइट आंसर की, तो आपका एनर्जी इज द राइट आंसर। क्या आंसर होना चाहिए, एनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप लोग को जो है ध्यान रखना है। एटीपी और एडीबी की बात करें, दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। एडीबी और एटीपी की, ये दोनों क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा ध्यान दीजिएगा। बोला है कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में जो है तुरंत रखी जाती है। ठीक है, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका पायरुविक एसिड एटीपी के रूप में, एडीपी के रूप में, या फिर आपका ग्लूकोज के रूप में। तो साथियों नोट करना सर जी, एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका फुल फॉर्म होता है। ओके, चलिए तो ध्यान देना, यहाँ पर ये एनर्जी को जो है क्या करता है, एनर्जी करेंसी आपकी जो है करेंसी होती है। बात करें एटीपी की, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म होता है, मैंने अभी डिस्कस कर दिया है। चलिए, शोषण की क्रिया में ग्लूकोज को या ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी खर्च होती है और बचती कितनी एटीपी है, 2 शेष एटीपी बचती है। तो ये भी कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ओके, अब देखिएगा 11, 12, 36, 38 क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में 38 एटीपी क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, 38 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो देखिए, प्रोटीन जो है ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, स्टार्च जो है ग्लूकोज में, या फिर ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, ये ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। ओके, सभी लोग नोट करिएगा। ग्लूकोज जो है निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, या फिर विभव ऊर्जा में। तो साथियों ध्यान रखना है और सभी को ध्यान देना है कि जलीय अपघटन, ठीक है साथियों, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। किस रूप में,
तो यह होती है जो है ऊर्जा के रूप में ही। ओके, किसमें? उष्मा के रूप में। तो क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा जो है उत्पादन के लिए होता है। तो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या फिर आपका केनोबॉलिज्म, केनिनबॉलिज्म। तो देखिए सभी साथी नोट करिएगा। राइट आंसर की बात करें, आपका जो है कैटाबॉलिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर होगा अपचय। क्या आंसर होगा साथियों? अपचय आपका करेक्ट आंसर है। सभी लोगों को नोट करना है। अब देखिए कुछ फैक्ट इसके साथ में, जो आपकी जो अपचय है, जो कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। चलिए, और एनाबॉलिज्म क्या होता है? पोषक तत्वों के स्वांगीकरण, ठीक है, पोषक तत्वों के स्वांगीकरण और इससे जो है ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है कि सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन, ठीक है, रेस्पिरेशन जो है विकसित हुआ? एरोबिक, एनारोबिक, ए बी दोनों ही, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो देखिए चीज़ों को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम बात करें तो जो है आपका एनाबॉलिक किस प्रकार का, अनएरोबिक, ठीक है, अनएरोबिक प्रकार का जो है श्वसन जो है विकसित हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। एनारोबिक श्वसन की बात करें तो जो आपका एनारोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों, किसकी आवश्यकता होती है? आपकी O2 की आवश्यकता इसमें होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, कितने बार सांस लेता है? तो ध्यान रखना, ये 14 से लेकर 18, मतलब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 14 से लेकर 18। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है। हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है बाह्य गिल्स द्वारा, फेफड़ों द्वारा, जो है वाकोफेरिजन जो है आपका लाइगिंग द्वारा, बाह्य गिल्स एवं फेफड़े द्वारा, नम त्वचा द्वारा। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ओके, नम त्वचा द्वारा। किसके द्वारा? नम त्वचा द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा। मेंढक जब पानी में रहता है तब बाह्य गिल्स, ठीक है, से श्वसन करता है। मेंढक जब जमीन पे रहता है तो फेफड़े द्वारा जो है श्वसन करता है। दोनों चीज़ें ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा साथियों, मनुष्य में निवासित वायु O2 की कितनी मात्रा होती है? 4%, 17%, 10% या फिर 20%? तो साथियों देखिए, मनुष्य में निवासित वायु O2 की जो मात्रा होती है कितनी होती है? तो आपका 17, ठीक है। लेते समय कितनी होती है? तो आपका 21, और छोड़ते समय कितनी होती है? तो 17% होती है। ओके, दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखना है। 4% कहा जाती है तो ये हमारे जो ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए ये 4% का यूज़ होता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है? कॉकरोच में, मेंढक का ट्रेडपोल लार्वा में, केचुआ में, या उपयुक्त किसी में भी नहीं? तो साथियों ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है? तो जो आपका केचुआ है ना,
ये जो है श्वसन तो करता है पर श्वसन अंग इसमें नहीं पाया जाता। केंचुए की बात करें तो ये त्वचा द्वारा श्वास लेता है। श्वसन किसके द्वारा करता है? त्वचा द्वारा करता है। मेंढक का ट्रेडपोर जो लार्वा है यह जो है गिल्स से श्वास लेता है, ठीक है, और ट्रेकिया से सांस कॉकरोच लेता है। तो ये पूरे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यह सारा कुछ मैं आपको बेसिक से करवा रहा हूँ साथियों। आपको या इस साइंस को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी ये मतलब ये रिवीजन ही सोच लीजिए आप लोग, ओके। क्योंकि हमें जो है इसमें क्वेश्चन भी है, इसमें फैक्ट भी है, सारा कुछ इसमें है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। तिलचट्टे में श्वसन अंग है, तिलचट्टे में श्वसन अंग है, फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रेकिया या फिर गिल्स। बता सकते हैं आप लोग क्या आंसर हो सकता है। तो बात करें जो आपका तिलचट्टे की, ठीक है, तो तिलचट्टे की बात करें तो साथियों उसका ट्रेकिया आंसर होने वाला है। क्या होगा? ट्रेकिया इज द राइट आंसर। तिलचट्टे और जो है आपका इसमें जो है ट्रेकिया होता है श्वसन अंग, ओके। आगे चलते हैं। लंग्स तो मनुष्य में होता है और मछलियों में तो गिल्स होता है, ये आप लोग को पता है, अभी बताया मैंने। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें साथियों, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्राना या फिर आपका राइबोसोम। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की बात करें तो ये होते हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या होगा साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। कोशिका में भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। कोशिका में आपका रूबिसम पाया जाता है और इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट की बात करें, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 28, 38, 36 या 48? तो आंसर क्या होगा आपका? 38, ओके साथियों। क्या आंसर होगा? 38 इज द राइट आंसर। फिफ्टीनवा क्वेश्चन है आपके समक्ष। एटीपी संश्लेषण के लिए एटीपी संश्लेषण की क्रिया है, एटीपी संश्लेषण की क्रिया है, ये क्वेश्चन है। ऊर्जा शोषी, ठीक है, एंडो जो है आपका ऊर्जा शोषी, स्वतः जनित या फिर आपका होगा उत्क्रमणीय या फिर होगा आपका ऊर्जा उन्मोची। तो साथियों ध्यान देना है, आपका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा शोषी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है, ओके। आपका जो है ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका ग्लूकोज होगा। तो साथियों करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस आपको पता है C6H12 प्लस जो है O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर कर जो है इस तरीके से जो ऊर्जा मुक्त होती है, ये प्रोसेस आपको ऑलरेडी पता है। श्वसन होता है, आप मुझे बताएंगे श्वसन क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या फिर दोनों होता है? तो श्वसन तो सर जी दोनों प्रकार से नहीं होगा, आपका ओनली और ओनली जो है कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होगी, ओके। क्या आंसर बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर बन जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए। सभी ने नोट कर लिया है क्या? चलिए सभी साथियों ने बिल्कुल नोट कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ओके। चलिए आगे चले। एक ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी, ठीक है, एटीपी बनते हैं? 28, 40, 52 या फिर बात करें 38? तो 38 आपका करेक्ट आंसर है। क्या होगा? 38 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड है जो जल में घुलनशील होता है। सुक्रोज एक अणु
ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रक्टोज से मिलने से बनता है और यह आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइसेकेराइड होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ओके, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये तो आपको पता ही है। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है, बताइए। तो साथियों, ग्लूकोज आपके लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? ग्लूकोज लिया जाएगा तत्कालीन, जैसे कि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपको चोट लगती है या फिर आप लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, आपने देखा होगा हमेशा आपको सलाइन जिसे हम लोग कहते हैं वो लगाया जाता है। तो सलाइन नहीं होती साथियों, C6 जो है H12O6 होता है, वो ग्लूकोज होता है। समझ गए आप लोग। मछली निम्नलिखित में से सांस लेती है, तो आपको पता है गिल्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसका डिस्कशन में बताया था। आगे चलते हैं साथियों। बोला गया है कि इनमें से, क्या बोला है, इनमें से किस में ऊर्जा का जो है उत्पादन होता है? श्वसन में या फिर प्रकाश संश्लेषण में, रसारोहण में, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सभी ने नोट कर लिया होगा, क्या सर जी? श्वसन में। क्या होगा? श्वसन इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? निम्न पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल होगा, पत्ती होगा, जड़ होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो साथियों नोट करना, आपका पत्ती इसका करेक्ट आंसर होगा, लीफ। ओके, तो फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पौधे में पत्ती के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन तथा शोषण का कार्य होता है, यह हमें ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, यह आपको ध्यान देना है। किसमें? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तनों में, या फिर आपके फलों में, या फिर आपके पेड़ों की पत्तियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की बात करें, पेड़ों की पत्तियों में होता है, हमने काफ़ी पहले ही पढ़ रखा। पेड़ों के तनों में होता है क्या? चलिए नहीं साथियों, पेड़ों की पत्तियों में ही होता है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, बोला है कि दीर्घकालीन जो है कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली किस कारण से अनुभव करती है या अनुभव होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतुओं में अल्प क्षति, ग्लूकोज का अवक्षय, और डी की बात करें लैक्टिक एसिड का निर्माण। तो साथियों सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आप सभी का अगर आंसर आ रहा है लैक्टिक एसिड का निर्माण, तो बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। कहा पाचन द्वारा श्वसन मार्ग एक दूसरे से अतिक्रम करता है? स्वरयंत्र में, या फिर आपका श्वास नली में, या फिर आपका ग्रसनी में, या फिर आपका होगा भोजन नलिका में? तो साथियों स्वर यंत्र इज राइट आंसर। ठीक है, लैरिंग्स जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, स्वर यंत्र को वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, लैरिंग्स में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे से क्या होते हैं? अतिक्रमण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? कितना लीटर फेफड़ा एब्जॉर्ब करता है? ओके, तो ये करता है 6 से लेकर 8 लीटर तक। कितना साथियों? 6 से लेकर 8 लीटर तक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपको नोट करके रखना है। चलिएगा, बोला है कि मानव शरीर में किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बाह्य आलिंद, फेफड़े, दाह्य आलिंद, या फिर आपका फुफ्फुस धमनी?
तो आपका फेफड़े करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, लंग्स इज द राइट आंसर। लंग्स में फेफड़े क्या होते हैं, ऑक्सीजन युक्त हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन जो है में समान होता है, तो आपका जो समान अवस्थर, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल या उपयुक्त सभी। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस। क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों प्रकार का शोषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एटीपी है। तो साथियों एक आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ओके, तो ये क्या है, यह कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और साथियों प्रतिदिन अब क्लास आपकी होने वाली है क्या, हो ही रही है। और इसके साथ में आपको स्टैटिक जीके और हिंदी भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, स्टैटिक जीके और हिंदी भी आपको अब प्रोवाइडेड हो रही है साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से 25 मार्क्स आप लोग जो है गेन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी शानदार सी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी अमाउंट नहीं है। फ्री में जो चीज़ें आपको मिल रही है वो आप इसका बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा। बस लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, नमस्ते।